आज आप 2-3 क्वेश्चन देखें इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, इसको हम समझा देते हैं, लिखा देते हैं और वो इसका लिखित उत्तर पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जैव नीति और जैव विविधता संरक्षण में गंभीर पारिस्थितिकी का महत्व प्रतिपादित करते हुए जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख नैतिक तर्कों को उद्घाटित करें तथा वर्तमान संदर्भ में इसका समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इसे आपको 15 अंक का है, 250 अंक में लिखना है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता क्यों अधिक पाई जाती है? ये आपको 100 शब्द में लिखना है, ये आपका 10 अंक का है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा और गामा जैव विविधता को परिभाषित करें। यह 50 शब्द में है, 4 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करें। देखें, जैव नीति बायोएथिक्स और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, आई मीन बायोएथिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में गंभीर पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी का महत्व प्रतिपादित करते हुए जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख नैतिक तर्कों को उद्घाटित करें तथा वर्तमान संदर्भ में इसका समालोचनात्मक परीक्षण करें। यानी कि 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात आपका है कि गंभीर पारिस्थितिकी जैव नीति और जैव विविधता में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। दूसरा खंड आपका है जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख नैतिक तर्क। तीसरा है वर्तमान संदर्भ में इसका समालोचनात्मक परीक्षण। तो पहले हम डीप इकोलॉजी के थ्रू, जैसा कि विदित है, डीप इकोलॉजी का मतलब है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जाति का अपना अंतर्निहित मूल्य है, उसकी वैल्यू है और किसी को इस चीज़ का हक नहीं है कि उसे निरर्थक तरीके से खर्च करे, नष्ट करे, उसको क्षति पहुँचे। अब सीधी सी बात है कि इस तर्क को समझने से यह बात स्पष्ट होती है कि हमारे एथिकल अप्रोच जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होंगे। तो पहले आप यह बात स्पष्ट करें, फिर एथिकल वैल्यूज को बताएं, फिर क्रिटिसिज्म करें। आंसर देखें। देखिए, लिखने का जो अभी हम तरीका बता रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। हम ऐसा आंसर लिखने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन एक आध कर सकते हैं ऐसा। नहीं तो आप सीधे मुद्दे पे आए कि कैसे डीप इकोलॉजी या गंभीर पारिस्थितिकी जैव नीति और जैव विविधता के संरक्षण में उपयोगी है। आंसर लिखें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। एक सबसे अधिक सुविकसित पर्यावरणीय दर्शन, इन्वायरमेंटल फिलॉसफी। तो दर्शन इस पुस्तक में लिखा हुआ डीप इकोलॉजी, लिविंग एज इफ नेचर मैटर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? गंभीर पारिस्थितिकी, लिविंग एज इफ नेचर मैटर्ड, यानी कि गंभीर पारिस्थितिकी का दर्शन कहता है कि प्रकृति जितने की अनुमति दे, प्रकृति जितने में सुरक्षित रहे, उसी तरीके से जिए और रहें। प्रकृति महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा संरक्षा आपका संकल्प होना चाहिए। तो इस पुस्तक में हैवेल एंड सेशंस 1887 में बताया कि गंभीर पारिस्थितिकी इस पक्ष से शुरू होती है कि सभी जाति का अपने आप में मूल्य या मान, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड है और मनुष्य को इस समृद्धि को कम करने का कोई हक नहीं है। जैसे मृत्युदंड के मसले पे मानवाधिकारवादी कहते हैं कि जब हम किसी का जीवन दे नहीं सकते हैं तो जीवन लेने वाले कौन होते हैं।
यानी कि सुधारात्मक पहलू भी एक प्रकल्प है। तो ठीक इसी तरीके से आप देखें कि सभी जाति का अपने आप में मूल्य या मान है और मनुष्य को इस समृद्धि को कम करने का कोई हक नहीं, क्योंकि वर्तमान मानवीय क्रियाएं पृथ्वी पर जो विविधता को नष्ट कर रही हैं। देश करके यही बात जैव नीति व संरक्षण की ओर खींचती है, क्योंकि जैव विविधता नष्ट हो रही है मानवीय क्रियाओं द्वारा। तो मनुष्य की जाति की कुछ नीति, कुछ एथिक्स होने चाहिए। आवश्यकता मनुष्य जैव विविधता के आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक व जीव जाति के व्यापन व यापन के दृष्टिगत उसकी व सुरक्षा व संरक्षा करे। सेंटेंस फिर से सुनिए। आवश्यकता है मनुष्य जैव विविधता के आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, आंतरिक, दार्शनिक, धार्मिक व जीव जाति के व्यापन यानी कि प्रसार, यापन यानी कि बनाए रखने के दृष्टिगत इसकी सुरक्षा व संरक्षा करे। इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिगत कुछ नैतिक तर्कों को समझे, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रत्येक जाति को जीवन व्यापन करने का अधिकार है। व्यापन मतलब विस्तार। प्रत्येक जाति का मान उसके स्वयं के लिए होता है। आंतरिक मूल्य मानव आवश्यकताओं से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, सभी जातियां अन्योन्याश्रयित होती हैं। एक जाति का हनन समुदाय के अन्य सदस्यों पर दूरगामी प्रभाव डालता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मनुष्य को सामान्य पारिस्थितिक सीमाओं में रहना चाहिए, जैसे अन्य जीवधारी रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, लोगों को अपनी क्रियाओं की जिम्मेदारी लेना चाहिए। पांचवा पॉइंट, भावी पीढ़ियों की जिम्मेदारी लोगों की है। छठवां पॉइंट, संपदाओं को निरर्थक खर्च नहीं करना चाहिए। सातवां पॉइंट, मानव जीवन और मानव विविधता आदर योग्य हैं, साथ ही जैव विविधता का लिए आदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति के धार्मिक और सौंदर्यात्मक मान हैं, जो आर्थिक मान को ऊंचा बनाते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता की आवश्यकता जीवन की उत्पत्ति निर्धारण करने में होती है। और अंततः डी.पी. कोलाजिया गंभीर पारिस्थितिकी 11वीं शताब्दी के दौरान मानव की जीवन शैली की ओर संकेत करता है, जो भोक्तावादी है। तो अपेक्षा है कम उपभोक्तावादी संस्कृति से बचते हुए जैव विविधता के संरक्षण से स्वयं को रोके। 2 खंडों का उत्तर हो गया। अब क्रिटिकल असेसमेंट वाला आंसर लिखें। वर्तमान का खगोलीकरण आर्थिक क्रियाओं व लाभप्रदता के दृष्टिकोण का अत्यधिक विस्तार किया है। सुविधा भोग, उपभोक्तावादी संस्कृति, अतिरेकी विकास की दृष्टि ने परिवेश, पर्यावरण, पारिस्थितिकी व जैव विविधता को संकट की ओर धकेल दिया है। एक सहानुकूल, समावेशी, धारणीय, पोषणीय दृष्टि समय की जरूरत है, ताकि परिवेश व पारिस्थितिकी खतरे में न पड़े। व्यक्ति से लेकर समाज, सरकार व संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी समझें। देश करके एक अनुकूल आर्थिक दृष्टिकोण जरूरी है।
अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ लें तो निबंध टाइप का हो जाएगा, अन्यथा पीढ़ियां जवाब मांगेंगी, तैयार रहिए। तो आपका क्रिटिकल असेसमेंट हुआ, आलोचनात्मक परीक्षण होगा कि मानव जाति कैसे इन्हें खतरे में न डाले। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है जो 100 शब्द में लिखना है, जो 10 अंक का है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता क्यों अधिक पाई जाती है? तो इसको सीधे आप लिखेंगे, शब्द थोड़े कम ज़्यादा का यहाँ कोई महत्व नहीं होता है, बस आप पथ से भटके न हुए न हों, 75-60 शब्द में भी काम चल जाएगा। हाँ, उधर 110 तक ही चलेगा, 120 नहीं, 111 नहीं चलेगा। नोट करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता की समृद्धि के अधोलिखित कारण हैं। नंबर 1, जलवायु। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु और मौसम अधिक स्थायी है। यह काफ़ी प्राचीन भी है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के धरातल पर इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई एजोइक ईरा में। अतः भौमिक समय सारणी के हिसाब से इनका विकास पहले हुआ, अतः इनकी सहनशीलता, उत्तरजीविता इन्हें ज़्यादा समृद्ध बनाती है। दूसरा पॉइंट, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, इस प्रकार ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति, इस प्रकार ज़्यादा उत्पादनीयता, फोटोसिंथेसिस, इनके विस्तार को आकार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाशक जीवों और परजीवों से कम प्रभाविता। नेक्स्ट पॉइंट, बहिर्संस्करण की उच्च दर, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन का ज़्यादा पाया जाना, पर परागण का ज़्यादा पाया जाना। इस नाते उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा। बस इतना हो गया पॉइंट वाइज, छोटा उत्तर हो गया। नेक्स्ट, अल्फा बीटा गामा जैव विविधता को परिभाषित करें। वस्तुतः आंसर लिखें, वस्तुतः अल्फा बीटा और गामा जैव विविधता संख्यामान और समृद्धि, यानी कि नंबर एंड रिचनेस के आधार पर जैव विविधता मापने के सांख्यिकी व गणितीय प्रतिरूप हैं। यानी कि जातियों की संख्या कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, उन पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, इत्यादि बातें। इस प्रकार अल्फा विविधता, अल्फा जैव विविधता एक समुदाय में जातियों की संख्या को बताती है। जो जाति समृद्धि की लोकप्रिय परिकल्पना है। इस प्रकार यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र प्रकारों में जाति की संख्या की तुलना करने में सहायक होती है। जैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में किसी जाति की संख्यात्मक तुलना, डिफरेंट पारिस्थितिक तंत्र में एक ही जातियां अलग अलग संख्या में पाई जाती हैं, तो हमें यह देखना कि ग्रासलैंड में वह प्रजाति कितनी है, वेटलैंड में कितनी है, फिर आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितनी है, उष्णकटिबंधीय इत्यादि। बीटा विविधता पर्यावरणीय प्रभाव के आलोक में संख्या व समृद्धि में परिवर्तन को बताती है। यदि वह परिवर्तन सकारात्मक है, अर्थात विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में कोई जाति मौजूद है, तो कहा जाएगा कि बीटा जैव विविधता उच्च है। नेक्स्ट, जहाँ तक गामा जैव विविधता की बात है, तो यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पारिभाषित रूप में यह वह दर है जिस पर एक ही आवासीय प्रकार के विभिन्न स्थानों में भौगोलिक विस्थापितों के रूप में अतिरिक्त जातियां पाई जाती हैं। अतः गामा विविधता समान आवास के स्थानों के बीच दूरी के साथ अथवा विस्तार होते हुए भौगोलिक क्षेत्रों के फलस्वरूप जाति बदलाव की दर, टर्नओवर रेट को बताती है। तो कुल मिला जुला के समझने के धरातल पे कहेंगे कि अल्फा विविधता संख्या को बताती है, बीटा विविधता पर्यावरणीय प्रभावों में जातियों की समृद्धि और संख्या को बताती है, जबकि अल्फा विविधता बड़े भौगोलिक क्षेत्र में
जीव जातियों का अध्ययन करती है और यह बताती है कि यदि समान स्थान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हों तो वहाँ पे जैव विविधता की दर क्या होगी, किस रेट से परिवर्तित होगी, किस दर से परिवर्तित होगी, उसे कहा जाएगा गामा विविधता। तो इस तरीके से इनको इस तरीके से भी आप परिभाषित कर सकते, फ्री में पूछा जा सकता है कि संख्या, मान और समृद्धि के धरातल पर जैव विविधता का बढ़ता क्रम है। तो सबसे छोटा पे अल्फा आएगा, सेकंड पे बीटा आएगा, थर्ड पे गामा जैव विविधता आएगी। तो ये चीज़ आप, इसका हम आंसर भी बना के पीछे से डाल दे रहे हैं, आप उसको पढ़ लें PDF फाइल में। और आगे फिर चीज़ें, आज इसी क्वेश्चन को फिर अपने तरीके से आंसर करिएगा, जो हमने लिखा दिया फिर लिखने वाला से मिलाइएगा। यानी कि जब इसको हम आपको पढ़ लीजिएगा, आंसर लिखने में आपको थोड़ी असुविधा हुई होगी या हो रही हो, तो इसको जो पीछे से पढ़ा हुआ मैटर PDF फाइल में पढ़ा होगा तो उस आंसर से अपना आंसर टैली करिएगा। आज का आपका यह होमवर्क है। कल फिर हम मिलेंगे इसी तरीके से। अनंत शुभकामनाएं। कल फिर